नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना था पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल जब समाप्त होता है तो एक नया काल शुरू होता है। उसको कहते हैं मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पुरापाषाण काल का अधिकांश समय क्या था, हिमयुग, आइस एज। इसका मतलब होता है कि इस समय पूरे भाग में क्या जमी हुई थी, बर्फ। अब सोच कर देखिए, अगर आपको एक जगह ऐसे रख दिया जाए जहां बर्फ ही बर्फ जमी हो, तो पूरी कोशिश करेंगे आप कि अपने रूम से बाहर ना निकलना पड़े। यानी ज्यादा आप एक्टिव नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। जैसे अभी ठंड हो जाता है कड़ाके का, तो घर से निकलते नहीं है, 10-11 बजे 12 बजे सोकर उठते हैं। अब कुछ लोग तो इतिहास रचते हैं, 2-2 बजे सोकर उठते हैं। उसके बाद क्या समय बचता ही नहीं है, रजाई में पड़े पड़े ही चाय कॉफी सब चलता रहता है। इसी तरह सोचिए, पूरा पूरा पाषाण काल था क्या, आइस एज, यानी पूरे में बर्फ ही बर्फ जमा था। तो उस समय लोग बहुत दूर दूर तक नहीं जाते थे, अपने आसपास जो कुछ मिलता था उसी का उपयोग करते थे, यानी स्वस्थ थे। पुरापाषाण काल जब समाप्त होता है तो पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। मध्यपाषाण काल की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि हिमयुग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी अब जो बर्फ जमी हुई थी मोटी मोटी परतों में, वो क्या हो गई, पिघल गई। तब इंसान को क्या मिला, मौका। किस चीज का, घूमने फिरने का, इधर उधर जाने का। जैसे सर्दियों के बाद क्या आती, गर्मी, तो जिसको बोलते समर वेकेशन। समर वेकेशन में पैक करके सामान पहुंच जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो ये समझिए, पूरा पाषाण काल जब समाप्त हुआ तो शुरू हुआ मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस समय तक आदमी ने इतना दिमाग विकसित कर लिया था कि उसको ये समझ में आ गया था कि हम जो बड़े बड़े पत्थर लेकर घूमते हैं उनसे कुछ फायदा नहीं है, बल्कि छोटे पत्थर बनाओ। तो बड़े पत्थरों का उपयोग कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ वो छोटे आकार के होते थे। इनको बोलते थे माइक्रोलिथ। ये लिखा हुआ है माइक्रोलिथ। अब इन पत्थरों को क्या करता था, इंसान दूर तक फेंक पाता था। अब मान लीजिए कहीं बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर, उसको कोई जीव जंतु देखा छोटा सा, तो उसको दूर से पत्थर फेंक कर मारता था और उसको क्या कर देता था, चोटिल। अब सोच कर देखिए, अगर उसका हाथ पैर टूट गया, हाथ तो होते नहीं है जीव जंतुओं के, पैर ही होते हैं, तो मान लीजिए चोट लग गई उसको, तो उतना तेज नहीं भाग पाएगा, फिर उसको आसानी से शिकार कर लेते थे। हम बात करेंगे इस काल की अवधि क्या थी। तो देखिए, मध्य पाषाण काल है, ये शुरू होता है आज से 10,000 साल पहले, यानी 10,000 ईसा पूर्व में, और समाप्त होता है 4,000 ईसा पूर्व में। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, इसकी जलवायु दशाएं यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जलवायु कैसी थी। तो प्रश्न उठता है, जलवायु क्या होती है। देखिए, जलवायु का मतलब होता है एक लंबे समय तक जो मौसम होता है ना, उसी का योग होता है जलवायु। जैसे मान लीजिए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को बताने के लिए हम देखेंगे कि भारत में अधिकांश समय मौसम कैसा रहता है। अब भारत की जलवायु कैसी है, इसके लिए कमेंट में जरूर बताएं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो बाकी इसको पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इतना जानना जरूरी है कि पूरा पाषाण काल में जहां पूरे में बर्फ ही बर्फ जमी थी, इस समय तक आते आते बर्फ पिघल गई। अच्छा, बर्फ पिघल जाती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे उगना शुरू होते हैं, यानी हरियाली आती है आसपास। हरियाली आती है तो जानवरों के लिए क्या हो जाता है, चारे की व्यवस्था हो जाती है। साथ ही उस समय इंसान ये पनीर, डोसा, पिज्जा ये तो खाता नहीं था। वो जो कुछ खाता था पेड़ पौधों से प्राप्त करता था और जीव जंतुओं से। और जब ज्यादा चारा रहेगा तो जीव जंतु भी ज्यादा आएंगे, तो उसको शिकार करना भी आसान हो गया। अब जगह जगह भोजन मिलने लगा तो इंसान क्या करता था, खूब दूर दूर तक यात्राएं भी करने लगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया इस काल में। अब हम बात करेंगे इस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की। देखिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि इस समय समाज कैसा था, और आर्थिक यानी रुपया पैसा कैसे आता था, इनको कैसे प्राप्त करते थे। तो हम जानेंगे सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति के बारे में हम जैसा कि बता चुके हैं, इस समय भी लोग कैसा जीवन जीते थे, घुमंतु जीवन, यानी इधर उधर घूमते रहते थे। जानना जरूरी है आर्थिक स्थिति। तो जब अर्थशास्त्र विषय, अर्थव्यवस्था विषय पढ़ेंगे, देखिए विषय होता है अर्थशास्त्र, लेकिन किसी भी देश के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक होता है जिसमें बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की, जिनको मुख्य रूप से 3 और वैसे देखें तो 5 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद चतुर्थ, पंचम। हालांकि चतुर्थ पंचम बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक की अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्रक में वो सब चीजें आती हैं जो हमको सीधे धरती से प्राप्त होती हैं। तो सवाल उठता है, धरती से हमको क्या प्राप्त होता है। तो जो कुछ भी हम खेती किसानी करते हैं वो कहाँ से मिलता है, धरती से, यानी कृषि। इसके बाद हम बात करेंगे तो पशु। अब जीव जंतु जो हैं,
क्या है, हम लोगों ने बनाया है? नहीं ना। इसको कौन बनाया? प्रकृति। तो इसलिए जीव जंतु यानी पशुपालन भी इसमें शामिल होगा। पशुपालन का मतलब होता है जीव जंतुओं को पालतू बनाना और फिर उनका उपयोग करना किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। फिर बात करेंगे खनिज। खनिज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है, उसको क्या कहेंगे? खनिज। और जब जमीन से वो निकाली जाती है तो उसको कहते हैं खनन यानी माइनिंग। ठीक है। और जिस जगह पर ये होती है उसको कहते हैं खान। तो कृषि के अंतर्गत यदि हम बात करें इस समय, तो कृषि के साथ हमको मिलते हैं दमदमा एवं महादहा से। ये देख लीजिए स्थल दमदमा एवं महादहा, ये दो स्थान है जिनका नाम है दमदमा, एक का नाम है महादहा। इन स्थानों से हमको सिल और लोढ़ा के साक्ष्य मिले हैं। अब सिल और लोढ़ा क्या होते हैं? सिल लोढ़ा मतलब सिलबट्टा, घरों में देखते हो ना, चटनी पीसने के लिए उपयोग करते हैं। अब ये बताओ, अगर उस समय खेती किसानी नहीं होती तो सिलबट्टा क्या कर रहे थे? मान लीजिए जो खेती किसानी करते हैं, तो खेती किसानी से जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं उन्हीं से तो हम लोग चटनी वगैरह बांटते हैं ना। तो इसका मतलब है सिल और लोढ़ा के जो साक्ष्य मिले हैं इससे पता पड़ता है इस समय खेती किसानी होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे पशुपालन की। तो दो स्थान है, एक का नाम है लंगनाज, एक का नाम है दमदमा। दो स्थान है जिनके नाम क्या है? लंगनाज और दमदमा। यहाँ से हमको मिला है पशुओं की हड्डी के साक्ष्य, यानी पशु जो होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनकी हड्डी जो बचती है ना उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? दमदमा एवं लंगनाथ से। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में पशु की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दमदमा और लंगनाथ से। यह भी पूछा जाता है दमदमा एवं महादहा से किसके साक्ष्य मिले हैं? सेल और लोढ़ा के। तो ये समझ लीजिए यहाँ से हमको पशुओं की हड्डी के साक्ष्य तो मिले, लेकिन विशेषता ये है कि वो हड्डी आधी जली हुई थी। आप समझ रहे हैं? अगर हड्डी आधी जली हुई थी इसका मतलब है कि वहां आग का प्रयोग हुआ है, यानी आग की शुरुआत हो चुकी थी। तो आग की शुरुआत तो हो चुकी थी कब? मध्य पाषाण काल में। इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ? लंगनाज एवं दमदमा से। लेकिन आग की खोज का श्रेय मिलता है नवपाषाण काल को, क्योंकि मध्य पाषाण काल का जब अंत चल रहा था तभी लगभग आग की खोज हुई थी, इसलिए श्रेय माना जाता है नवपाषाण काल को। इसके बाद बात करेंगे खनिज। तो देखिए खनिज के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती इस समय। अब बात करेंगे द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक के बाद, द्वितीय क्षेत्रक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमको कहाँ से मिली? धरती से, उसको हमको क्या करना है? उसको हमको करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है उसको कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी हमको कहाँ से मिलती है? जमीन से। उस मिट्टी से जब बर्तन बना देते हैं तो उस पर उद्योग लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बर्तन पर आधारित उद्योग। इसी तरह अगर हम खेती किसानी से गेहूं प्राप्त कर रहे हैं, उस गेहूं से हम क्या बनाएं? ब्रेड या ब्रेड पकौड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उद्योग। तो अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो हमको बर्तन उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, यानी बर्तन बनाए जाते थे। ये बर्तन किसी धातु के नहीं थे बल्कि मिट्टी के थे। कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडू और लंगनाथ से। चौपानी मांडू और लंगनाथ से। ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर जो स्थल हैं उनकी जो लिस्ट है वो टेलीग्राम में दी जाएगी आपको, ताकि आसानी से आप इनके नाम याद कर पाएं और ये कहाँ पर हैं आज ये भी बताया जाएगा। फिर बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक। देखिए तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। जैसे मान के चलिए प्राथमिक क्षेत्रक से हमने प्राप्त किए गेहूं, द्वितीय क्षेत्रक से हमने क्या किया? उसको बनाया ब्रेड। और तृतीय क्षेत्रक का मतलब है कि उस ब्रेड को हम लोगों तक पहुंचाया जाना। कहीं ना कहीं तो ब्रेड बनते होंगे और हम तक आते हैं, तो कैसे आते? हाथ पैर तो होते नहीं होंगे, तो वो आते कैसे हैं? परिवहन के द्वारा। और परिवहन यह सेवा क्षेत्र। सेवा का मतलब होता है कि आप किसी चीज को किसी को दे रहे हैं। जैसे मानकर चलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये किस क्षेत्रक में आएगा? तृतीय क्षेत्रक में। और जो ये मार्कर देख रहे हैं ये किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है। और ये मार्कर बनाने के लिए जो हमको रॉ मटेरियल लगा वो आएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तृतीय क्षेत्रक के हमको कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब बात करेंगे संस्कृति के बारे में कि इस समय के लोग क्या खाते पीते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, सांस्कृतिक मान्यताएं क्या थी। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है भोजन। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। इसमें भी रोटी सबसे पहले आती है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी होता है क्या? रोटी। अब पूछा जाए रोटी से भी ज्यादा जरूरी क्या है? तो ऑक्सीजन। अब वो ना मिलेगा तो सांस ही नहीं ले पाओगे और कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो खाते हो वो भी शरीर में तभी लगता है जब अंदर ऑक्सीजन जाता है। इसको पढ़ेंगे बायो में। देखिए सांस्कृतिक के अंतर्गत बात करें भोजन, तो इस समय जो इंसान था वो भोजन कैसा करता था? मछलियों का शिकार करता था। आसपास जो नदी वगैरह हुआ करती थी वहां से मछलियां भी पकड़ता था। साथ ही साथ इस समय
क्या था, फूड गैदरिंग जिसको बोलते हैं, खाद्य संग्राहक, यानी जो भोजन की चीजें हैं उसको संग्रह करने लगा था। पहले क्या करते थे, मारा खाया, जितना खावा तो खावा, बाकी छोड़कर आगे चले गए। इस समय इसको इतनी तमीज आ गई थी कि एक काम करो, ये भविष्य में भी काम आएगा, तो उसको संग्रह करने लगे। यानी मध्य पाषाण काल में इंसान कैसा हो गया, खाद्य संग्राहक, पशुओं का शिकार भी करता था। तो ये सभी विशेषताएं थी भोजन की। अब भोजन के बाद क्या आता है, आवास। अब मान लीजिए खा पी लिया, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, तो इस समय हमको आवास के साक्ष्य मिलते हैं दो तरह के। एक तो झोपड़ी भी बनाया हुआ था। झोपड़ी क्या होती है, ये जानने के लिए अपने आसपास के गांव में जरूर जाएं, वहाँ कई झोपड़ियां दिख जाएंगी। झोपड़ी का मतलब होता है कुछ कच्चे मकान जो घास फूस वगैरह से बनाए जाते हैं। तो इस समय आवास के साक्ष्य मिलते हैं, झोपड़ी के भी मिलते हैं, और कच्चे मकान यानी मिट्टी वगैरह से बने हुए जो थे उनके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, चौपानी मांडू से। एक स्थान है जिसका नाम है चौपानी मांडू, वहां जाओगे तो वहां से हमको मिले हैं इस समय के झोपड़ी के साक्ष्य। इसी तरह के स्थान है, इसका नाम है महादहा। महादहा जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे कच्ची मिट्टी के बने हुए आवास के साक्ष्य। हालांकि अब नहीं मिलेंगे, इन साइटों पर इतिहासकारों ने खोजा था और इनके साक्ष्य मिले थे। ये उस तरह बने हुए नहीं थे पूरे, ध्यान रखिएगा। साक्ष्य का मतलब है कुछ थोड़ी बहुत दीवारें मिली होंगी। इसके बाद बात करेंगे अंत्येष्टि क्रिया। अब इंसान खा पी लिया, रह भी लिया, तो जिंदगी भी तो खत्म होगी, कभी कभी ना कभी तो मौत आएगी। और जब मौत आएगी तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। कि इंसान के साथ अंत में क्या करते थे, ये जानना तो बहुत जरूरी है ना, कि अंत्येष्टि क्रिया का मतलब है अंत में क्या करते हैं इंसान का। तो देखिए इस समय अंत्येष्टि क्रिया के साक्ष्य हमको मिले हैं। जैसे अलग अलग धर्मों में देखते हैं, किसी में इंसान को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, किसी में जलाया जाता है, तो किसी धर्म में खुले में रख दिया जाता है जीव जंतुओं के खाने के लिए। माना जाता है कि इंसान को परोपकार करना चाहिए मृत्यु के बाद भी। अगर उसका शरीर किसी काम का नहीं रह गया है तो कम से कम जीव जंतुओं का पेट तो भरे। अब किस धर्म में होता है इसका कमेंट जरूर बताएं। कमेंट करने की थोड़ा आदत डाल लें, क्योंकि हमारी क्लास में एक बात तो रहेगी, कमेंट के माध्यम से आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अंत्येष्टि क्रिया की। 3 स्थान, एक का नाम है दमदमा, एक का नाम है महादहा, एक का नाम है भीमबेटका। अब भीमबेटका के बारे में कल बताए थे पिछला वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताएं भीमबेटका है कहाँ। तो एक स्थान है भीमबेटका, दमदमा और महादहा। यहाँ से हमको साक्ष्य मिले हैं किस चीज के, शवाधान के, यानी सबको दफनाने के। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी। जैसा कि हमने बताया कि इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी छोटे छोटे उपकरणों का उपयोग। तो इन छोटे उपकरणों को खोजा कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था कार्ले, ये लिखा हुआ है कार्ले। इनको खोज करने की बहुत लुक-लुकी मची रहती थी। अब लुक-लुकी का है ये कमेंट में ना पूछे, क्योंकि ये लोकल स्थानीय शब्द है बुंदेलखंड का। तो ये क्या किए, 1816 में ये विंध्यन क्षेत्र में घूम रहे थे। विंध्यन कहाँ है इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिलहाल ये जान लीजिए। विंध्यन क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार कहाँ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तक। अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो इस क्षेत्र में इनको क्या मिले, पत्थर के औजार, छोटे छोटे से पत्थर। तो इसको इन्होंने नाम दिया माइक्रोलिथिक, और कहा कि ये किस काल के हैं, मध्य पाषाण काल के। तो उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं बताने से पहले इनके बारे में थोड़ा एक चार्ट बना लीजिए। काहे कि सुस्त बैठे रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, तो कीजिए। उम्मीद है बना लिए होंगे ये सब। तो चलिए अब हम जानते हैं मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में। जिस तरह इंसानों की विशेषताएं होती हैं, जीव जंतुओं की विशेषताएं होती हैं, वैसे किसी समय की भी विशेषताएं होती हैं। जैसे पूछा जाए 2020 की विशेषताएं बताइए, तो सब जानते हैं कोविड था, तो बढ़िया से कोविड के बारे में बता देंगे कि 20 में निकलना घर से मुश्किल था, ना कोई मंजिल थी ना ठिकाना था, बस घर से बाहर कुछ सामान लेने जाना और आना था। ये हो गया कोविड का। तो चलिए बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो देखिए मध्य पाषाण काल का विशेषताओं की बात करें तो इस समय सबसे पहले हम बात करेंगे उपकरण। हमने पहले ही बताया है कि मध्य पाषाण काल की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जाए तो वो है उसके उपकरण। क्यों, क्योंकि इंसान में इतनी तमीज आ गई थी, दिमाग आ गया था कि अब उपकरण छोटे बनाने लगा। तो इस समय के जो उपकरण है उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब होता है छोटा। अब बताइएगा कमेंट में कि एक माइक्रो में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा क्योंकि साइंस का टॉपिक है ये। तो बात करेंगे, इनको कहते हैं लघु पाषाण। लघु पाषाण का मतलब होता है पत्थर के छोटे छोटे उपकरण। उपकरण मतलब होता है टूल्स। ठीक है,
टूल्स का मतलब है जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। और ये बने किसके होते थे? पत्थर के उपकरण हैं, तो बने तो पत्थर के होते थे, लेकिन पत्थर कौन सा प्रयोग करते थे? बताए थे ना, पत्थर कई तरह का होता है। तो इसमें करते थे चर्ट, जैस्पर, फ्लंट। चर्ट, जैस्पर, फ्लंट, ये तो पहले भी करते थे। महत्वपूर्ण था ये कार्नेलियन, ये बहुत महत्वपूर्ण पत्थर था, कीमती था। इसका प्रयोग कब से हुआ? मध्य पाषाण काल से। अब बात करेंगे कृषि और पशुपालन। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत हुई थी का मतलब है आंशिक रूप से, यानी हर कोई नहीं खेती किसानी के बारे में जान गया था, थोड़ा बहुत। ऐसा समझिए कि आज से 10 साल पहले अगर कहा जाए इंटरनेट की जानकारी क्या सबको थी? नहीं थी, कुछ ही लोग जानते थे। उसी तरह इस समय खेती किसानी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो साक्ष्य कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे। तो साक्ष्य मिले थे एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर। ये दो याद रखिएगा, पीसीएस तक में नहीं छोड़ा इनको, तो किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पूछेगा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कब से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से मिले हैं? तो एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। ये यूपी का आजमगढ़ नहीं है, ध्यान रखें, ये एमपी का आदमगढ़ है। कहाँ पर है? जरूर बताएं कमेंट में, सर्च करके नहीं, पढ़ करके बताएं। अब मानव अस्थिपंजर के, देखो हम लोगों का यानी इंसानों का जो शरीर होता है वो क्या होता है? पूरा तो समाप्त नहीं हो जाता है, हड्डियां बची रहती हैं, एक लंबे समय तक बची रहती हैं सुरक्षित। तो मानव अस्थिपंजर के प्राचीनतम साक्ष्य कब के हैं? मध्य पाषाण काल के। कहाँ से मिले हैं? महादहा, सरारनाहार और लोथिया से। ये लोथिया जो नया सुन रहे हैं, ये कहीं और नहीं, मिर्जापुर में है, यानी कालिन भैया के अपने शहर में। ठीक है। तो अब बात करेंगे भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र बने हैं, उसका संबंध किसी एक काल से नहीं है, पूरे प्रागैतिहासिक काल में बनते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र बने हैं वो बने हैं कब? इसी समय, यानी मध्य पाषाण काल में। यानी भीमबेटका की गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र अगर बने हैं, कब बने हैं? मध्य पाषाण काल में। अब दिमाग लगाइएगा कि क्यों बने हैं। पहले बताया कि पूरा पाषाण काल में कहीं जाना आना होता नहीं था, और जब आप कहीं जाएंगे नहीं, मान लीजिए आपने कहीं घूमा नहीं है, और आपसे पूछे बताइए तमिलनाडु कैसा है, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। हो सकता है सर्च करें नेट पे तो थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लें। तो जब आप घूमते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? चित्र आते हैं उस जगह के, उस स्थान के। जब ये घूमना फिरना शुरू किए तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाए जीव जंतुओं के, नृत्य के अपने। इन चित्रों के माध्यम से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर पढ़ें। अगला जो टॉपिक रहेगा उसका है नाम नवपाषाण काल। तो ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में और जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई, पहिया कैसे बनाया। और नवपाषाण काल को मान लीजिए इतना महत्वपूर्ण काल है क्योंकि आग की खोज की शुरुआत हुई उसी आग की बदौलत। आज तक हम लोग देख रहे हैं कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद।